प्रोफेसर आयर बोल रहा हूं और आपके सामने समक्ष इंफ्रा शो के स्पेशल एपिसोड के साथ हाजिर हूं। और मेरे साथ आज एक बहुत खास मेहमान है श्री एस.के. नेगी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेटको, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो गुजरात की ट्रांसमिशन सेक्टर की सबसे अहम कंपनी और भारत के अंदर सबसे एफिशिएंट रूप से ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को चला रही है। नेगी साहब नमस्कार। थैंक यू सर। देखिए, अभी हम चाहते हैं कि हमारे जो शो के दर्शक हैं उनको बताया जाए कि इस वक्त देश के अंदर 250 गीगावाट की बिजली का उत्पादन हो रहा है। इनफैक्ट 255 गीगावाट हो गया है। उसमें तकरीबन हमारा ऐसा कहना है कि उसके बावजूद भी एनर्जी एक्सेस के टर्म्स में तकरीबन 100 गीगावाट की क्षमता जो है हमारे पास नहीं है इस वक्त। इस प्रकार से एक्सपर्ट कह रहे हैं। एक तरफ तो सरकार के अपनी फिगर्स जो पुराने वाले हैं, करंट सरकार के नहीं कह रहा हूँ, जो 13% कहते हैं, परंतु वो सत्य नहीं है। सत्य ये है कि हम एनर्जी एक्सेस के टर्म्स में पीक डेफिसिट के रूप में हम 100 गीगावाट के करीब लोगों को बिजली नहीं पहुंचा पा रहे। तो ये परिस्थिति का मूल कारण क्या है? नहीं, पहले तो मेरे को बताना पड़ेगा कि जो हमारी कैपेसिटी 2,50,000 मेगावाट है, उसमें कुछ प्लांट हैं जो स्टेट्स में हैं। सेंट्रल प्लांट्स की जनरली प्लांट लोड फैक्टर अबव 90% है। स्टेट का जो प्लांट लोड फैक्टर होता है वो 75-80% होता है। तो उस हिसाब से इसको देखा जाए तो पहले ही आप 0.8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो कैपेसिटी आती है हाथ में वो करीब 2 लाख के करीब है। 2 लाख मेगावाट के आसपास आती है। बिल्कुल समझ। उसके ऊपर आप माइनस करिए जो गैस प्लांट्स आज की डेट में तकरीबन 28 गीगावाट के गैस प्लांट अब चल नहीं रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं आप। तो उसको भी हम माइनस कर दें तो हमारे हाथ में 175 गीगावाट की बिजली है। गीगावाट की 1,75,000 हमारे हाथ में है। बिल्कुल। उसको जनरेट करके हम लोग अभी तक जो एनी डे यू सी पीक इज 130 to 140 मेगावाट। हाँ जी। So that way you can understand that the energy is being used. I mean, how this is, though its capacity wise we declare right. 250, but in hand it is only 130 to 140 megawatt. मतलब मोटा मोटी आपका ये कहना है कि जो हम 100 कह रहे हैं वो हम 250 से लेके कह रहे हैं, पर उसके पहले ही 150 ही गीगावाट प्रोड्यूस हो रहा है उत्पादन के टर्म में, पावर जनरेशन के टर्म पे और ओनली 150 गीगावाट। करेक्ट। और ये वैसे ही एनर्जी एक्सेस के टर्म पे 100 गीगावाट की क्षमता कम कर रहा है हमारी। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया कि इसका मतलब हमें तकरीबन 100 और 200 गीगावाट के बीच में बिजली का उत्पादन बड़े जल्दी करना है। अगर हम सही मायने में समझें तो ये बहुत क्विक टाइम में हमें प्रोड्यूस करना है। ऐसा चैलेंज है करंट मोदी सरकार के पास। अगर ये कहना गलत नहीं होगा मेरे ख्याल से। नहीं, हमको अपनी कैपेसिटी को जो अभी 12th ईयर प्लान में है, जैसे कि हमने 11th 5 प्लान में 55,000 मेगावाट किया, उसी तरह का टारगेट हमारे पास 12th 5 प्लान में भी है 75,000 मेगावाट। उसमें से करीब 25 to 30 फर्स्ट 2 इयर्स में काफ़ी इंस्टॉल कैपेसिटी आ चुकी है। इस टारगेट को लेते हुए डेफिनेटली 12th 5 प्लान जो कि 2017 में ख़त्म हुआ, हमारे पास 60,000 मेगावाट तो आएगी। हाँ, लेकिन तो इसमें थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। देखिए, मोदी साहब ने अभी कुछ बहुत बड़ा काम किया है, मतलब मोदी सरकार ने। वो ये है कि जब ओबामा के आने से पहले 100 गीगावाट सोलर जो 5 गुना हमारे मिशन कर दिए, इसकी कोई कैलकुलेशन हमारे इन कैलकुलेशन में नहीं पड़ी हुई है। तो एक गेम चेंजर या एक डिसरप्टिव मॉडल आया है जो 100 गीगावाट, भले ही वो क्रिटिक्स कहेंगे कि इसमें केवल 21 या 20 गीगावाट ही ऑपरेट करेंगे, परंतु एक हिसाब से समझा जाए तो देश को उत्पादन की क्षमता के एंगल से देखें तो करीब 5 गुना लेके जा रहे हैं बड़े शॉर्ट टाइम में। और ये कहा भी गया है 2022 तक ये करेंगे। तो आपको ये कैसा लग रहा है? ये परिस्थिति कैसी लग रही है? क्योंकि ये तो कुछ अलग ही रिन्यूएबल का प्लान प्रोग्राम आ गया सामने। नहीं, और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा 40 गीगावाट उन्होंने विंड के लिए भी कहा है कि जिसका डिस्कशन चली नहीं है, तो तकरीबन 140 गीगावाट इसका। और अगर इसमें हम और सोचे टाइडल और जिसपे दुनिया भर में अच्छे काम हो रहे हैं उस पर इंडिया चालू होगा, और ऑफशोर विंड, मैं इनकी बात भी नहीं कर रहा हूं अभी। मैं इनको छोड़ के केवल 2 बातें करी मैंने कहा कि 100 गीगावाट राष्ट्रीय ऊर्जा सौर मिशन कहते हैं इसको हम लोग,
हम उसको ऐसा समझते हैं क्योंकि कुछ अलग ही मिशन है, नेशनल मिशन से ज़्यादा बढ़ के 5 गुना किया उन्होंने। हम कह रहे थे कि डबल ट्रिपल करना चाहिए, लेकिन 5 गुना की बात हुई। 2022 का टारगेट किया गया, उसी में 40 गीगावाट हम कह रहे हैं कि विंड भी करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर और डिसरप्टिव मैकेनिज्म फॉर ग्रोथ है। नहीं, कैसे डिसरप्टिव? डिसरप्टिव हम एक नेगेटिव ट्रेंड में नहीं यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव ट्रेंड में। डिसरप्टिव इसलिए कि हम बड़े खुश हैं, अपनी अपनी चेयर में सब कंफर्टेबल थे, पर अब बहुत बड़ा टारगेट दे दिया गया, अब रेस असली में दौड़नी पड़ेगी। नहीं, मुझे इसमें थोड़ा टेक्निकली समझाना होगा आपको। जो ये रिन्यूएबल एनर्जी होती है, अगर हम उसको 1 लाख मेगावाट सोलर ले लें और 40,000 मेगावाट विंड ले लें, ये जो जनरेशन कैपेसिटी आएगी, ये जनरेशन कैपेसिटी आएगी 2020 तक या 2022 तक, ठीक है। वर्स्ट केस ये जनरेशन कैपेसिटी जो है आपको सिर्फ 50 to 60,000 मेगावाट ही दे पाएगी। आपको और भी कंसिडरेशन लेनी पड़ेगी कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी विंड होती है, ये विंड एनर्जी जो होती है ये 0 भी हो सकती है और ये 40,000 मेगावाट होती है ऑन ए डे ऑफ जनरेशन। पहले तो उसका पी रख लीजिए, तो 40,000 मेगावाट एनी डे, वो पीक जो होगा वो 22,000 25,000 होगा, इससे ज्यादा तो जनरेट करेगी नहीं। सिमिलरली सोलर जो आपने 1 लाख मेगावाट लगाया, वो 50-55 हजार मेगावाट से 50-55 मेगावाट हजार मेगावाट से ज्यादा जनरेट नहीं कर पाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आपके हाथ में जो पावर है, तो विंड वाली तो 20,000 विल बी एज ए बफर, ओके, एंड इट विल बी वेरिएबल, इट विल बी अनसर्टेन, इंटरमिटेंट। सोलर थोड़ी स्टेबल, सोलर स्टेबल है, वो बेल शेप में जाएगी और बेल शेप में वो दोपहर में 12 और 2 बजे के बीच में वो पीक कर देती है, राइट। अब यहाँ पे कुछ चैलेंज ये आता है कि जो गेम चेंजिंग की बात हो रही है, इसमें जनरेशन लगाना और उसमें जो मैंने आउटपुट दिया है, ओके, उसके हिसाब से आता 50 या 60,000 मेगावाट। ध्यान देने की बात यहाँ ये नहीं है कि क्यों आ रहा है तो कहाँ कि उसको उसके कंपैरिजन में हम कन्वेंशन जनरेशन ना लगाए। कन्वेंशन जनरेशन एनी डे कैन नेवर स्टॉप, ये सब बेस लोड रहेगा, हम कह भी नहीं रहे, तो बेस हम कह रहे हैं कि ये जो गेम चेंजर रिन्यूएबल के एंगल से हुआ, डिसरप्टिव की बात हो रही थी, तो डिसरप्टिव पॉजिटिव एंगल, हाँ, तो ये जो है जनरेशन बेस लोड रहेगा। नाउ ये जो वेरिएबल एनर्जी ऑफ द विंड एंड एज वेल एज ऑफ द सोलर, ओके, जो है वो जो है हमको देखना होगा कि ग्रिड में एनर्जी टर्म्स में कितनी है। आज की डेट में हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 2,50,000 जो मेगावाट है, उसके अगेंस्ट एनर्जी टर्म्स में, ओके, बिल्कुल 5% ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी ये जो ऐड होगा, हम जो बात कर रहे हैं, ये चेंज करेगा इस परसेंट, ये भी फिर भी 15% के अंदर ही रहने वाला। वो तो कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि तो 15% को हैंडल करना, वो कह रहे हैं सोलर 10%, बाकी 5%, वो भी वो नहीं कह रही है कि हम बहुत बड़ा नहीं कह रही है। तो ये हैंडल करना मुश्किल नहीं है। मैं तो चाहूंगा, इफ यू रियली आस्क मी, ये एक टारगेट दिया गया है एक्चुअली हमको। इफ यू रियली सी द एफिशिएंसी, इफ यू सी द आउटपुट, ओके, वेरिएबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज ओनली 1 lakh megawatt target is given. People are thinking very big. I think we have to think beyond that. बिल्कुल सही। We have to think about 5 lakh megawatt. Agreed. Then in terms of energy, Agreed. Actually it comes to 22% and all that. Actually मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगा। Actually जो हमारे जो एनर्शिया के यहाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो मैं बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज से कह रहा हूँ कि मोदी साहब 200 गीगावाट चाहते थे। ये था कि मिनिस्ट्री तैयार नहीं थी, क्योंकि 50 और 60 के अंतर्गत बात हो रही थी, तो 100 का टारगेट एक चैलेंज में लिया गया। तो कहने का क्या मतलब है, ये एक तरह से बड़ा मुश्किल टारगेट, इनफैक्ट हर एक पॉलिसी के अंदर अगर हम कहीं ना कहीं सवाल पूछें, लेकिन प्रधानमंत्री ने इधर जो काम किया, ये बहुत यूनिक काम किया है। ही हैज पुश्ड हिज मिनिस्ट्री टू अचीव समथिंग व्हिच इज नेवर डन इन द कंट्री टिल नाउ। तो मेरे को थोड़ा सा इसमें लगता है कि सब पूरे देश को इस पे लग जाना चाहिए। और इसमें रिजर्वेशन क्यों रही होगी, उनके बिहाफ में बता सकता हूँ कि ये ग्रिड मैनेजमेंट का एक इशू आता है इस यूनिवर्सिटी को इतने क्वांटम में डालने के लिए। I think at the same time when we put up this capacity, we all will have to parallelly watch and put a supporting system for the energy integration. Otherwise, the next targets will be very tough. ये आप parallel technologies have to go. मैं समझ रहा हूँ। As far as forecasting is concerned, as far as the support system or energy is concerned. So in that one viewpoint, if you give me time, I will tell you that there are only this 1 lakh megawatt has to be thought in a very
broad way, considering many factors. Right. Now these potentials are available, okay, wind as well as solar on few states. East is totally rich with coal, so energy is coming from east to west. Now trend will change, energy will go from west to east, exactly. Because Rajasthan, Maharashtra and a lot of solar. Gujarat will work. As well as Karnataka is and Andhra is also very strong bullish and strong in solar. So these states we will have to take care of from these states the network development and the grid integration of these energies. Otherwise, it will be very difficult to manage the grid, and in terms of the inefficiency of the conventional plant, okay, will be casualty. Right. Okay, so we will have to consider that we take care of forecasting mechanism, we take care of grid integration methodology, okay, and then support these 5 states. So my proposal was that that we will have to take hydro generation, storage, pump storage scheme as a national asset. बिल्कुल सही कहा आपने. We have to allot. This policy has to be taken upfront. Otherwise, we cannot go ahead. बिल्कुल बिल्कुल. वैसे this western region, Koina and other things, right, as a hydro SSNL or Sardar Sarovar. If you go to the south, Mettu Dam or Sharavati of Karnataka, these all storage schemes. I am not much aware of storage scheme, but I understand Shri Salem. I understand we have a lot of pump storage. So during this period, this excess energy which is generated, excess generation, which every state says I am losing money, because this is a must-run status. These energies cannot be stopped. So at that moment, what to do with excess energy? That time the excess, mid of the day. Then you have to release the power. No, you pump it. Correct. You as a pump it when excess is available, yes, and release when the deficit is there. So I think that is the first thing. Right. नहीं, इसमें एक मैं कहना चाहूँगा दर्शकों को, जिस ये वैल्यू बहुत सही है कि इस देश में करीबन 95 गीगावाट की हमने पोटेंशियल एनर्जी फॉर पंप स्टोरेज पाई है, लेकिन हमने खाली 5 गीगावाट एक्सप्लॉइट किए, और ये 20 साल की हमारी एक तरह से क्या बोलते हैं विफलता है कि हमने इस तरफ काम नहीं किया. जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि इस वक्त उसकी जरूरत है, और इस प्रकार से वैसे दूसरा एक जो ऑप्शन है वो ये है, पंप स्कीम भी रेडी होना था. बिल्कुल बिल्कुल. वो दूसरी एक बात है, अगर ये इसको समय लगेगा तो शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट में मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि पीक गैस जो यूरोप करता है, गैस को आप पंप कर सकते हैं टू बैलेंस दिस लोड. बेसिकली गैस बेस्ड पावर कैन एक्ट एज इमीडिएट दिस थिंग. और बहुत अच्छा न्यूज ये है कि दुनिया भर में, विश्व भर में गैस की कॉस्ट कम हो रही है, और जहां तक हमारा खुद का एनालिसिस है, यूएस $1 में गैस बनाएगा अपने देश में, और आपको $2 से $3 में शेल गैस बेचेगा. इसके लिए 2017 में देश को तैयार होना पड़ेगा. मैं इसलिए इस बात को मानता हूं, लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहता हूं सर, ये ट्रांसमिशन कॉरिडोर का क्या है? ये तो बच गया. अभी आपने कहा कि केवल 1.5 लाख मेगावाट है, इसलिए बच गए कि ट्रांसमिशन एक्सपोज नहीं हुआ. परंतु जिस प्रकार से हम ट्रांसमिशन एक्सपेंशन में जा रहे हैं, हम अभी भी साउथ के पावर को वैकेट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमने एक यूनिक ग्रिड बना दिया है. साउथ में आज 5000 से 6000 मेगावाट की विंड एनर्जी इवैक्यूएशन ना होने के कारण उसको बैक ऑफ करते हैं, या आस्क देम टू बैक ऑफ और नॉट प्रोड्यूस. सो और या वी आस्क द थर्मल पावर प्लांट टू बैक डाउन. सो दिस इज वेरी डेंजरस, बिकॉज ये नॉट ओनली इट क्रिएट्स ट्रबल फॉर द साउथ, इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग a complete lack of sending that power off to other regions where there are deficit. इसके बारे में आप क्या कहते हैं? No, there is no doubt that there are two types of transmission system, that is interstate and another is intrastate. Right. In terms of interstate, I think there has been some laxity or there is a delay in the projects of interstate towards the southern region. So today we have a bottleneck of power flowing towards the south. In south also there are two parts, part 1, part 2. The issues are only in part 2, Tamil Nadu side. That is one part. So we will have to, now when you correlate this with the solar, I want to tell one fact that this 1 lakh megawatt, what we are thinking of solar, we should be very clear that how much will be grid connect, so rooftop, or how much? Yeah, with off grid versus grid you are talking about. No, all grid connected rooftop and rooftop connected grid. Yes. Now I got it. We must encourage, like Germany, we must encourage rooftop. Today 40% of solar in Germany out of 38,000 megawatt which is today available is rooftop.
Exactly. In USA also is same. Figures may be of similar level. Right. Now point is that when you do this, Right. you have a lot of benefits. Correct. You have a lot of benefits. I think we must encourage even the other one also, which are not rooftop, which are on the ground. That also we should encourage it, and for that you don't need interstate transmission line, because that concept of distributed generation comes into picture. Correct. We should encourage that these solar plants are located near the load center, and the power which is flowing from the long transmission system, interstate, intrastate, okay, will be consumed locally. Right. So in a way you will be saving a lot of transmission losses. Infrastructure, right. Saving Also in that, infrastructure. plus you will be saving losses. Correct. And the loss, 80 cents of the distribution, that also will be solved, because this will be rightly energy will be accounted, and you can make an accounting from the day one of this. So this renewable will not, I will say, if you plan properly, okay, load center location wise and all that, it may in fact will not need a long transmission corridors and all those things. Right. It will be in the form of distributed generation, Right. particularly rooftop. Right. ये अभी नेगी साहब की बात कहते हुए कहना चाहूंगा कि अभी सरकार ने एक आईपीडीएस स्कीम की योजना बनाई है, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम केंद्र सरकार की आ रही है, जिसके अंदर तकरीबन 40,000 मेगावाट डेवलप करने की बात की गई है, और इसके अंदर नए रूप से आ रहा है कि 30,000 करोड़ का पूरा आउटले है रूफटॉप बेस्ड, और इसके अंदर 24,000 करोड़ हम लोगों को पता चला है कि इस प्रकार का सम बजटरी एलोकेशन में आने वाला है। तो न्यूज़ अच्छी है, अगर ये होगा तो मेरे ख्याल से जो हम कह रहे हैं उसी रास्ते जा रही है सरकार, और ये बहुत ही अच्छा होगा। इस देश में एक रेवोल्यूशन लाने का सवाल उठता है इसमें एनर्जी सेक्टर में। एक 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम आपसे फिर मिलेंगे नेगी साहब के साथ इस स्पेशल इंफ्रा शो के एपिसोड। जाइएगा ना कहीं। So many of our dreams at first seem impossible, then seem improbable, and then when we summon the will, they soon seem inevitable. Christopher Reeve. 30th December 2010. Foundation ceremony of Gujarat Solar Park. Twelve months later, 28th January 2012. 214 megawatts of solar power commissioned at world's first multi-developer, multi-facility, multi-technology, multi-beneficiary solar park at Charanka village, district Patan, Gujarat. 19th April 2012. Gujarat dedicates 500 megawatt power generation capacity to the nation, as Asia's largest solar park is formally inaugurated in Gujarat. We are doing this mainly to contribute in the war against global warming and climate change. The story of Gujarat's solar park is a historic feat in itself. Visualized, planned and swiftly implemented in record time of under a year. The most notable aspects were its execution and the political willingness to go the extra mile. A plethora of complexities had to be resolved before the park could see the light of day. Acquiring land, developing infrastructure and handing over plots to individual developers had to be done simultaneously, while sensitively handling the issue of encroachment of land pockets by locals. Approach and internal roads had to be built. Reservoirs and systems for storing, treating and distributing water had to be created. The project site fronted the desert of Kutch, and harsh weather conditions proved to be major constraints, with frequent flooding and the remoteness of the village adding to construction costs. Total quality management played a crucial part in achieving the success of the project, with a regularly monitored, web-based system specially developed to ensure the timely accessibility of both data and information. While 1,500 laborers diligently worked round the clock, developers were taken into confidence through periodic meetings where they were updated regarding the project's development and revisions at every stage.
A team of experienced officials were available on site 24/7 to promptly address clearance and approval issues. This helped to eliminate redundancies and reduce the duplication of efforts. Activities were completed within the scheduled time frame as every member of the project worked steadfastly around bottlenecks and ensured that the project was commissioned within schedule. A win-win project for all segments, the solar park saw many far-reaching consequences. Uniquely integrating environment, infrastructure and social perspectives, the park led to vast areas of government wasteland being put to good use with gainful employment benefiting larger rural sections and communication networks and irrigation water flowing through villages. This innovative approach will contribute to India's energy requirements and will create jobs and welfare without generating additional greenhouse gas emissions. As a prime example of energy conservation, with rainwater harvesting, carbon emission reduction and groundwater recharge happening on a continual scale, the Gujarat Solar Park at Charanka bears testimony to one truth, that harnessing divine energies is the only way forward. And having the courage to go beyond one step today is the only way to a better tomorrow. Gujarat Solar Park at Charanka, partnering a journey of brilliance. छोटे से ब्रेक के बाद आपके साथ फिर हाजिर हूँ प्रोफेसर एजी अय्यर, एडिटर एंड पब्लिशर एनर्शिया एवं एडिटर एंट्रा टीवी, और मेरे साथ खास मेहमान आज एसके नेगी, मैनेजिंग डायरेक्टर गेटको। बहुत बढ़िया हमारा सवाल जवाब चल रहा था सर। तो अभी हम दर्शकों को आगे बताएं इसके नेक्स्ट राउंड में कि हमारे ये जो दो चीजें हैं इसमें ग्रीन कॉरिडोर की बात हो रही है। तो ग्रीन मेरा ये क्रिटिकल सवाल है, एक डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहता हूं उसमें कि ग्रीन कॉरिडोर की क्या जरूरत है। आप राइट ऑफ वे दीजिए रिन्यूएबल एनर्जी को, आप इतनी रिडंडेंसी क्यों क्रिएट करना चाहते हैं? आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना के राइट ऑफ वे की बात करिए और उसमें स्मार्ट ग्रिडिंग जो कर रहे हैं उसमें पता चल जाएगा क्या फ्लो हो रहा है। और दूसरी बात, दूसरा सवाल, इसको आप जवाब दीजिए। ये बड़ा बोला जा रहा है कि यार इसके अंदर कोई कंजेशन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आएगा, लेकिन मैं सभी टेक्निकल लोगों को ये पूछना चाहता हूँ सिंपल सा सवाल कि 33 केवी और 72 केवी, दैट इज द काइंड ऑफ केवी इन विच आप इसको इंजेक्ट करने वाले हैं सोलर को, तो वो तो आधा टाइम वो कॉरिडोर खाली रहती है जो हमने पता लगाया। तो ये बड़ा अजीब बोगी चालू कर रहे हैं और आप तो इसको या तो 11 केवी साइड पे आप दे रहे हैं पावर को, या फिर हायर केवीज पे आप जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम अल्ट्रा मेगा एंड पुटिंग इन 765 एंड ऑल। तो द इंजेक्शन पॉइंट ऑफ सोलर एनर्जी एंड अदर रिन्यूएबल्स इज मच लोअर। तो इस सवाल का कैसे जवाब देंगे आप? आप तो इसको मेरे सवाल को समझ गए आप टेक्निकली मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, इसमें ऐसा है कि फर्स्ट मैंने बोला कि जो कैपेसिटी लगेगी इनिशियल स्टेजेस में हमको ग्रिड, रूफ टॉप ग्रिड कनेक्टेड एनकरेज करना चाहिए। सो दिस विल बी ट्रीटेड एज ए फर्स्ट फेज, एज ए डिस्ट्रीब्यूट जनरेशन। इट विल सेव द लॉसेस, इट विल मेक द इमीडिएट यूज ऑफ दिस एनर्जी इन्वेस्टमेंट व्हिच वी आर डूइंग। बट इफ यू सी इन अ लॉन्ग रन, or what is our plan? Our plan is to convert 100% to renewable energy, okay, tomorrow, okay, with a base load of maybe about 20%, 30% of base load. We will have to run the entire country with that. Right. You know, today transmission system requires not less than 6 to 7 years. Okay, that is one part. To build. Build, because looking into the ROW issues and all that. Right. Now, existing system. Today one has to clearly understand that renewable energy is today a state subject. It is not a central subject. Okay, I want to tell you because today whatever the responsibility of renewable generation and evacuation is the state responsibility. Center does not take any role in that. All the variation, all the losses which are coming into condition, it is to be borne by state generation companies only. Now, question is that now center has entered into this area, right. And it is felt that to some extent only state can bear and tolerate a generation capacity of wind and solar. Okay. Beyond that, we will be needing a high capacity corridors. There is no doubt in that. Okay.
Now let us take the example of Rajasthan and so Gujarat, where in Rajasthan we will be putting a huge capacity. For these huge capacities, there has to be independent green corridor. This transmission line have to be there. They cannot be integrated in the existing system because which is already full. Number one. Number two, that having a issues of the managing the grid. Right. When you integrate such a large quantum in the existing grid, there will be issue of managing it. Right. So better to plan for long run a high capacity corridor of the renewable energy, and they will be fully utilized. Okay, we have to live with the fact that whatever may be the power plant load factor of this renewable energy, but we will have to take into consideration the peak generation of that. I cannot say okay, it will not be used further. So we will have to develop that. ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ? These corridors are required. That's one thing. Long term की बात करें आप. They need not pay the transmission. Question will come now. Commercial. Yes. Now the moment somebody puts a plant, takes into state grid. From state grid it takes to the other state. Right. There will be two transmission chances will come into picture. State of this state of this and the other state. It is better if there is a central transmission system. Yeah. And somebody puts a plant, straight away it will be terminated at the CTU substation of not of the state, CTU, and power that CTU, whatever green corridors there, it will go in that. So there will be saving of the transmission tariff. It will be commercially viable, and it is worthwhile also, because our objective at the end of the day is to carry this power to other state. Within the state, how much renewable you will handle, and how much if you handle full renewable within the state, it cannot, because generation will be casualty. There will be variation on how to handle that. देखिए अभी इसमें एक बहुत बड़ा सवाल उठता है. हम अभी क्या समझ रहे हैं कि स्टेट बनाएगी और ये स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी हो जाएगी. मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा सवाल. ग्रीन कॉरिडोर सीटू बना रहा है. नहीं, वो ठीक है, बनाने दीजिए. मैं अभी ग्रीन कॉरिडोर जब तक बनेगा तब की बात कर रहा हूँ. ग्रीन कॉरिडोर को समय लगेगा बनने में. मेरा ये कहना है कि जब क्विकली 1 साल 1.5 साल में कैपेसिटी ऐड हो रही है. सोलर के अंदर आप देखिए तकरीबन आपका 214 मेगावाट जो सोलर पार्क था, रूफटॉप बनेगा तो इस ओके. नहीं, इवन सोलर पार्क 214 मेगावाट बना जब था तो 1 ही साल में बना. फ्लैट 1 ईयर इट टुक टू बिल्ड. सो इट वेरी क्लियर हाउ क्विकली इट इज कमिंग. तो मेरा ये कहना है कि आपके पास ये जो कॉरिडोर्स अवेलेबल है जो एट लोअर केवी 33 जिस पे डायरेक्ट इंपिंज हो रहा है सोलर, और उसी तरह 72 केवी भी पॉसिबल है, तो इसको आप जाने दीजिए एंड देन पुट अप अ बंडलिंग ऑफ पावर which is like पावर. एक एग्जांपल है जैसे पीटीसी को आपने अलाउ किया बंडलिंग करने के लिए, एनटीपीसी को आपने जनरेशन में बंडलिंग करने का, रिन्यूएबल परचेस एप्लीकेशन के थ्रू आप करिए. आप जो जैसे हम हर बार बात करते हैं आपके साथ लो हैंगिंग फ्रूट की, ये सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है. हम फिर इसमें कॉरिडोर के पीछे क्यों लगे? आज कॉरिडोर को चलने दीजिए, अपना काम करने दीजिए. वो तो मैंने बोला ना, ये नेक्स्ट 7 to 8 इयर्स प्लानिंग. बिल्कुल बिल्कुल. आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन प्लस रूफटॉप जब ये एक्ट करेंगे. अभी एक गवर्नमेंट स्कीम अभी एक और आई है, मेगा सोलर पावर प्लांट, which is will have a capacity of 500 to 1000 megawatt. So in terms of generation, on any day, if 500 plant is able to generate 300 megawatt, if 1000 megawatt it generates 600 megawatt. For that you need a transmission line. For that you need a transmission line. उसके लिए separate infrastructure बन रही है, जैसे parks में बन रही है. I'm telling green corridor will be used for that. Only for the parks. Parks. That's what I'm saying. So therefore, our large capacity will not come from parks. My point is again coming back to the same question. Our large capacity will come from distributed rooftops, like you rightly said. Our large capacities will come from standalone plants, maybe next first 5 years. But beyond that, how much rooftop you can do? You at the end of the day. I'll tell you. Suppose there is an industrial park. I'll give you an example. The industrial park only needs, let us say, 10 gigawatt. Okay. Right? That means, sorry, it needs only 10 megawatt. Forget 10 gigawatt. It only needs 10 megawatt. It's a small industrial park. Right? And the person is able to put that within the infrastructure. Fine. So country will have so many decentralized locations which will use solar and then maybe balance he does with gas or some other resource and develops, and he is free from the grid. Okay. He or she is free from the grid. Now this encouragement has to be done. Another example which we have seen, which I want to ask you a question. हम ये malls और ये जो बन रहे multiplexes, इनके लिए सबसे अच्छा gas based decentralized power है, क्योंकि it gives 85% efficiency in co-generation mode compared to standalone gas power plants, which are, I'm talking of decentralized, because you can operate the vapor absorption machine, generate the air conditioners and give. Today we are not doing that. इनको बिजली हम सस्ती वाली दे रहे हैं, और हम जो लोग खर्चा कर रहे हैं उसके अंदर, जो एक पिक्चर देखने को भी जाते हैं 500 रुपए दे देते हैं. तो ये जो विडंबना है हमारे देश का, जो ये स्क्यूड मॉडल है, इसको क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं? उसको क्यों आप ग्रिड कनेक्शन दे रहे हैं?
सबसे पहले पॉलिसी लाई, ग्रिड कनेक्शन देंगे ही नहीं मॉल्स को जो कमर्शियल है, ये कोई नेसेसिटी नहीं है, इट इज एन एंजॉयमेंट एंड रिक्रिएशन एरिया where the investor can always invest in that money and gas can be provided, very quantum is not required in decentralization. इसके बारे में आपको क्या कहना है, ये सोच क्यों नहीं आई? तो कमर्शियल कॉल है, आई थिंक मैं इसमें ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि नहीं, आप बताइए कमर्शियल कॉल है कि कमर्शियल में इट मींस ए लेयर higher strata of the society, okay, right. They have, you mean that they have a paying capacity, okay, they're paying already 500 rupees for a ticket, crores are made in Philips, yes, okay, so and you pay for your burgers and all quite a lot of money for just 2 rupees tariff. They are not going to calculate what tariff they got that electricity, and anyway efficiency is 85% because combined heat and power and trigeneration comes into play, so energy efficiency issues comes into play. So you are making them inefficient by giving them cheap electricity connection and you are keeping the other population जिनको चाहिए, जिन बेचारों को ये सस्ती बिजली चाहिए उनको नहीं मिल रही है। ये तो हमारे यहाँ स्क्यूड पॉलिसी है, इसके बारे में मेरे को ऐसा लगता है कि पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए और जो ऑपरेटर्स हैं आपके जैसे जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनको इस कंट्री में बात करनी चाहिए इसके बारे में। बट आज की डेट में तो कमर्शियल टैरिफ देखा जाए तो हाईएस्ट है कंपेयर टू डोमेस्टिक। अगर हम डोमेस्टिक 4.5 रुपए है तो या गुजरात कमर्शियल में नहीं, अब मुझे लगता है अधिकतर स्टेट में यही है कि कमर्शियल टैरिफ जो 7.5 रुपए 8 रुपए तक हो सकता है, लेकिन मैं इस कमर्शियल अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि हम महाराष्ट्र में 500 यूनिट के ऊपर अगर डोमेस्टिक कंज्यूमर हो वो भी 8 रुपए पे कर रहा है और जो कमर्शियल कंज्यूमर है वो 12 रुपए पे कर रहा है, लेकिन उसको सोलर की एक्सेस नहीं है। और मैं ये 12 और 10 रुपए की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर स्टैंड अलोन डिसेंट्रलाइज्ड पावर बनाए तो उसको वो सस्ता ही पड़ेगा even from gas and solar. तो they are compelled to provide that. Because अगर आप कनेक्शन ही नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली गैस की तरफ जाएगा। नहीं, it requires a policy change. आज देखिए गुजरात गैस ग्रिड बन गया है, महाराष्ट्र में आराम से पूना और बाकी सब लोकेशन में गैस पहुंच चुकी है, तो हम अब आप वेहिकुलर इसके लिए आप गैस यूज कर रहे हैं तो बाकी चीज के लिए क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? इसमें कोई बड़ी मेरे को अजीब लगती है स्क्यूड पॉलिसी है। बहुत बड़े गैस पावर प्लांट को गैस देना है, उसके पीछे पड़े हैं, वो तो ठीक है जो 28 गीगावाट उनको संभाल लेंगे। व्हाट अबाउट द स्मॉल फेलो which will not even come to 5 gigawatt in the country or 8 gigawatt or 10 gigawatt in the country to just release huge amount of quantum of electricity into the grid back of low cost and then create a discipline. नहीं, इसमें मेरे को एक बात करनी थी गैस के बारे में कि ये जो प्लांट छोटे बता रहे हैं आप, हाँ जी, ये कुछ एफिशिएंसी भी देखना होगा। नहीं, बड़ी जबरदस्त एफिशिएंसी है क्योंकि इस एरिया को हमने देखा है, लेकिन गैस की जो प्राइस है आज की डेट में उससे ये वायबल नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है सर? आप मेरे को बताइए, डीजल आप जला रहे हैं, जितने आप एनसीआर में रीजन में देखिए 22 रुपए का पावर है, और मुंबई के अंदर भी, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में अगर आप कल्याण उल्लासनगर चले जाए, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का लिफ्ट कभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल रहा है, वो डीजी सेट से चल रहा है। बाकी भी जब जाती है पावर 3-4 घंटे सबा उसमें, तो मुंबई में भी सबा में पावर जाती है तो तब डीजी सेट यूज होता है, और वो बिजली हमें 20 या 22 रुपए से कम में नहीं मिल रही है। देन आपने एक डिफरेंट इशू है, उसका आंसर करूंगा मैं। तो आप पहला इशू था उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि कमर्शियल को उनको अपनी गैस प्लांट होना चाहिए। मैं सबको नहीं, कमर्शियल को नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ केवल मॉल्स को, मैं केवल मॉल्स। देखिए मेरा सवाल बड़ा क्लियर है, कमर्शियल क्या आप इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को करना चाहिए, इसको करना चाहिए, उसको मैंडेटरी नहीं, उसको एनकरेज करिए, लेकिन ये मॉल जो है ये किस प्रकार के हमारे को फायदा दे रहे हैं, किस प्रकार का बेनिफिट दे रहे हैं समाज को, बताइए। इसको डायरेक्टली 3-4 रुपए की बिजली या 5 रुपए की बिजली देने क्या मतलब है? दी जा रही है, मैं कह रहा हूं आपको, देश में, और ये सोच ही नहीं है पॉलिसी मेकर्स के अंदर। तो आपका सेकंड पॉइंट उसका मैं सप्लीमेंट कर सकता हूं कि आपने बोला डीजी सेट चलाते हैं सोसाइटीज में, बिल्कुल, उसके लिए तो वहाँ उसका तो है कि दिस इट्स इनएफिशिएंसी ऑफ द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी if they are not able to reach to the consumer and give them supply. I think this is not a big issue. Distribution companies have to fulfill the responsibility of supplying. It is not a difficult task like transmission corridor, which having a lot of multiple issues. I think our municipalities and all, we can take clearances from them, and lay the underground cable, and payback period is also quite reasonable for laying the cable up to 66 kV, which we are doing in Gujarat. So that is one part, that if somebody is not, power is not reaching to some flats, consumer, this and that, I think discom companies have to take responsibility for that. That answer, first answer I don't know about commercial part because I don't know. But second part is that if people are paying higher price because they're running on DG set, where discom is not able to access
I think that is the inefficiency of the distribution. अभी आपको मैं बताता हूँ क्यों मैं पहले पार्ट पे फिर आना चाहता हूँ। देखिए कंबाइंड हीट एंड पावर में आप जो एयर कंडीशनिंग पूरा लोड है वो वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन पूरी वेस्ट हीट से चल रही है। और ये मैं कुछ अलग बात नहीं कर रहा हूँ, डीएलएफ ने 70 मेगावाट का प्लांट लगाया है गुड़गांव में और वो बहुत ब्यूटीफुली चल रहा है, लेकिन उसके बाद कोई प्रोजेक्ट आगे चला नहीं क्योंकि गेल ही उसको गैस दे रही है सप्लाई। और ये प्रोजेक्ट हमने बहुत पहले केस स्टडी डिस्कस किया हमारे दिल्ली के एक फोरम के अंदर, डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, और बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है। और एनर्जी की टैरिफ वहाँ 5 रुपये 60 पैसे आ रही है इसके अंदर। इंजन कैटरपिलर के हैं और गैस टर्बाइंस जी के शायद वहाँ वो लगाए, और वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन थर्मैक्स की है। पूरा प्रूवन सिस्टम है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने देखा कि हमने ये भी पूछा कि एक के बाद दूसरा क्यों नहीं आया, क्योंकि वो बिल्डर इंटरेस्टेड नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। ये सवाल का जवाब ये निकला और डीएलएफ खुद प्रॉब्लम में आ गई थी फाइनेंशियली, अदरवाइज ये बड़ा सक्सेसफुल चला है वहाँ। और वेदर इट इज द ओनली सिस्टम इन द कंट्री, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, बिकॉज देयर आर प्राइवेट कंपनीज इन पुणे एंड अदर रीजन्स हु ट्राई टू ऑपरेट दिस टाइप ऑफ थिंग एंड दे आर सक्सेसफुली ऑपरेटिंग। और इंजन्स बड़े एफिशिएंट है इसमें, देयर आर वर्ल्ड क्लास इंजन्स फ्रॉम रोल्स रॉयस, मान डीजल, वाटसीला, देन एमटीयू, मतलब ये टेक्नोलॉजी बड़ी प्रूवन है। हम जब अपनी सबमरीन चलाने को तैयार हैं इनसे, हम अपने क्या बोलते हैं कोस्ट गार्ड को स्पीड बोट दे रहे हैं एमटीयू इंजन से, तो मेरे को तो नहीं लगता कि हम कोई चीज। So as long as gas allocation is there, हाँ जी, okay, it's viable. गैस राइट थिंग बिकॉज दिस इज द कंबाइंड हीट एंड पावर। Yes. इसमें क्या हो रहा है 88% एफिशिएंसी है, गैस की बेस्ट यूज है ये। तो पहले इनको राइट ऑफ वे मिलना चाहिए, इनको पहले गैस मिलनी चाहिए, ये कह रहा हूँ। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आई है। No, government is always puzzled as far as gas policy is concerned because ये तो एलएनजी यूज करने को तैयार है, ये कह रहे हैं कि आप एलएनजी प्रोवाइड करिए। Priority of power is 3rd and 4th. First fertilizer. नहीं चलो ठीक है, मैं कहता हूँ वो छोड़ दीजिए, एलएनजी तो सस्ता प्रोवाइड करिए। आपके पास टर्मिनल है गुजरात में भी, आपके पास महाराष्ट्र में भी, दाबोल में भी टर्मिनल बना रहे हैं, सब जगह बन रहा है, तो एलएनजी क्यों नहीं? तो मतलब एलएनजी ऑल्सो टुडे इज नॉट वेरी हेवीली प्राइस्ड विद द फॉलोइंग रिसोर्सेज। आई मीन टू से वी आर नॉट थिंकिंग in the current terms because these power plant also come in short term. एक गैस बेस्ड पावर प्लांट तैयार करने में 18 महीने ही लगते हैं, इस तरह का सोलर है, और सोलर गैस और इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। नहीं, पावर जनरेशन, लेट मी गिव सम पिक्चर ऑफ दिस पावर जनरेशन। विद कोल टुडे पावर जनरेशन इज कमिंग, आई मीन एवरेज परचेज प्राइस ऑफ द यूनिट आई विल से इज कमिंग 3 rupees, okay, conversion, and hydro of course much lesser. But when it comes to the gas, there are two types. APM gas, one is APM gas. Right, if you try with the APM gas, okay, which has a very rare allocation to some of the plants, Kawas and Gujarat, one plant is available of 70 megawatt. So that APM gas, administrative price mechanism gas, I know. Okay, with that cost of generation is coming about 4 rupees 50 paise, 5 rupees. Right. Okay. Now next category what you said, the market price mechanism is RLNG. Okay, RLNG. Okay, with that generation is coming about 7 to 8 rupees. मतलब बिल्कुल सही है। Next is spot gas. Another category is which is as is where is purchase, which is actually very cost coming 10 rupees. So if you are talking RLNG, if somebody is getting RLNG and okay, consumer will be ready because instead of running a diesel set of 15 rupees per unit, 20 rupees today. Okay, 22 so rupees. better is gas, but point is they will have. I think RLNG is available. That's available, and it is just need transportation. Because only logistics and transportation is the issue. Issue is cryogenic storage. Issue is how to send it. But I don't think there will be much people to take away this model because somebody has to have a large complex. Then it's fine. It is actually only policy, in my opinion, Okay. because policy आप बनाएंगे तो लोग आएंगे। अगर आप कहेंगे हम आपको नहीं देंगे कनेक्शन क्योंकि आप उस तबके में नहीं आते हैं, suppose there is a mall, it is no obligation, social obligation to give electricity connection to the mall. So you have to do a self-sustained model. Then they will automatically come back to that idea कि we have to do this. This will trigger off because hospitals आ जाएगा, hotels आ जाएगा, धीरे धीरे करके वो भी समझ जाएंगे। देखिए हमें पॉलिसी कंस्ट्रक्ट में ही लाना पड़ेगा इसको, हम किसी और तरीके से इसको मूव नहीं कर पाएंगे। हम जिस तरह प्रकार से आज कह रहे हैं, हम हर बार यही कहते रहेंगे और कभी नहीं आएगा ये, क्योंकि जब क्लियर पता है कि 20-22 रुपये पावर बन रहा है और 9-10 रुपये में ये तो आधा प्राइस में बन रहा है, तो क्यों नहीं बन सकता? तो दैट इज माय पॉइंट। सो एनीवे, नेगी साहब आपने बड़े बेबाक रूप से आपने जवाब दिया हमारे इंटरव्यू में, और बहुत बढ़िया कुछ सवाल जवाब हुए, और किसी और मौके पे हम और मुद्दों पे बात करेंगे आपसे, जैसे न्यूक्लियर है
और बाकी चीज़ें जिन पे बात करनी भी चाहिए देश के अंदर, क्योंकि ये अब न्यूक्लियर डील भी होने के बाद, अब पुश करने के बाद शायद 50 से 60 गीगावाट अब पॉसिबल है बाई 2022। तो हम किसी और मौके पर आपसे इस पर बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा चर्चा में, और दर्शकों को हम इसमें इस वक्त विदा ले रहे हैं ये कह के कि अगले एपिसोड में इन्फ्रा शो के एक और अहम गेस्ट आपके सामने। नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलेंगे आपके साथ इन्फ्रा शो। प्रोफेसर आइयर, थैंक यू, नमस्कार।